नमस्कार दोस्तों, टूरिस्ट भूत के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सस्पेंस और खौफनाक भरी हुई कहानी, वो भी पुलिस ऑफिसर जो नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए गया था। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मैं अविनाश शर्मा एक छोटे से शहर के पुलिस स्टेशन में तैनात हूँ। मेरी ड्यूटी आमतौर पर दिन में होती है, लेकिन उस दिन मेरी रात की ड्यूटी थी। रात के 10 बजे का समय था और सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। लेकिन मेरे साथी पुलिसकर्मी अवधेश ने मुझे एक अजीब बात बताई। अविनाश, यहाँ की रात की ड्यूटी में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होती है, संभल कर रहना। मैंने तुरंत उसे हंसते हुए टाल दिया। मुझे ऐसे किस्सों पर विश्वास नहीं था। मैंने सोचा पुलिस स्टेशन में क्या अजीब हो सकता है। फिर रात गहरी होती जा रही थी। मैं अपने डेस्क पर बैठा था, तभी फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैंने रिसीव किया। हेलो, पुलिस स्टेशन। दूसरी तरफ से एक डरावनी औरत की आवाज़ आई। कृपया मेरी मदद कीजिए, मेरी बेटी गायब हो गई है। मैंने पता पूछा और तुरंत उस जगह पर जाने का फैसला किया। वहां पहुंचने पर देखा एक पुराना और उजड़ा हुआ घर था। मैंने फिर दरवाज़ा खटखटाया तो एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। उसका चेहरा विचलित था और आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने बताया कि उसकी बेटी सविता अचानक गायब हो गई है। मैंने घर की तलाशी शुरू कर दी। सविता का घर देखकर ही अजीब लग रहा था। कमरे में पुरानी तस्वीरें और अजीबोगरीब चीज़ें बिखरी हुई थी और एक कोने में एक पुराना खिलौना पड़ा था जो मुझे घूर रहा था। मैंने जैसे ही उसे उठाया, अचानक खिलौने से एक अजीब सी आवाज़ आई, सविता मर चुकी है। मैं चौंक गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में कुछ फुसफुसाया हो, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। मैंने उस खिलौने को वापस वहीं पे रख दिया और बाहर आकर बूढ़ी औरत से पूछताछ शुरू की। यहाँ कोई और है? उसने सिर हिलाया। नहीं, यहाँ सिर्फ मैं और मेरी बेटी रहती है। मैंने उसे आश्वासन दिया और वापस पुलिस स्टेशन आ गया। लेकिन मेरे मन में उस खिलौने की आवाज़ गूंज रही थी। जैसे ही मैंने पुलिस स्टेशन में कदम रखा, अवधेश दौड़ता हुआ आया। अविनाश, तुम्हें कुछ अजीब लगा? मैंने उसे सब बताया तो वो गंभीर हो गया। उसने कहा, इस इलाके में कई अजीब घटनाएं हो चुकी है। पिछले साल भी एक लड़की गायब हो गई थी और बाद में उसकी लाश जंगल में मिली थी। रात के 2 बज चुके थे। मैं अपने केबिन में बैठा हुआ था जब अचानक लाइट्स टिमटिमाने लगी और हवा में ठंडक बढ़ गई। लग रहा था जैसे कोई मेरे पास ही खड़ा हो। तभी अचानक दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आई। मैंने पूछा। उठकर दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर खून के निशान थे जो बाहर की तरफ जा रहे थे। मैंने उन निशानों का पीछा करते हुए बाहर निकला। खून के निशान मुझे पुलिस स्टेशन के पीछे के पुराने जंगल की ओर ले गए। जैसे जैसे मैं जंगल में आगे बढ़ता गया, मेरे दिल की धड़कन तेज होती गई। अचानक मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। मैंने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, अच्छे से देखा, पर कोई नहीं था। आगे बढ़ते हुए मैंने देखा कि खून के निशान एक पुराने टूटे फूटे कुएं के पास ख़त्म हो गए। मैं कुएं के पास पहुंचा तो लगा जैसे कोई मुझे अंदर खींचने की कोशिश कर रहा हो। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और पीछे हट गया। तभी मुझे कुएं के अंदर से आवाज़ आई, मुझे बचा लो। मैंने हिम्मत जुटाकर कुएं के अंदर झांका। वहाँ सविता थी, जो घबराई हुई थी और जोर जोर से रो रही थी। मैंने तुरंत रस्सी डालकर उसे बाहर निकाला। वो बहुत डरी हुई थी और उसने बताया कि मुझे उस खिलौने ने अंदर खींच लिया था।
हम दोनों वापस पुलिस स्टेशन लौटे और मैंने अवधेश को सब बताया। हमने अगले दिन उस खिलौने को जला दिया और सविता को उसकी माँ के पास सुरक्षित पहुँचा दिया। लेकिन उस रात की घटना मेरे मन में हमेशा के लिए छप गई। ऐसा एहसास हुआ कि रात की ड्यूटी में सब कुछ या सचमुच कुछ अजीब होता है। अब हर रात जब रात की ड्यूटी होती है तो मैं सतर्क रहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अंधेरे में कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिन्हें समझना हमारे बस में नहीं है। रात की उस घटना के बाद मैं और अवधेश अधिक सतर्क हो गए। हमने सोचा कि पुराने खिलौनों को जलाने से सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन हमें पता नहीं था कि असली डरावनी कहानी अब भी बाकी थी। कुछ दिनों के बाद एक और अजीब घटना घटी। एक रात मेरी ड्यूटी फिर से लगी। अवधेश छुट्टी पर था और मैं अकेला था। उस रात का माहौल कुछ ज़्यादा ही भयानक लग रहा था। मैं डरा हुआ भी था। पुलिस स्टेशन के बाहर की सड़कें सुनसान थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी। कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही थी उस दिन। रात के करीब 1 बजे का समय था जब अचानक एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन में घबराया हुआ आया और अचानक पुलिस स्टेशन के अंदर और मेरे केबिन के अंदर घुस आया। उसने बताया कि पास के पुराने मकान में अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही है। मैंने तुरंत उसे शांत कराया और उस मकान की तरफ चल पड़ा। मकान पहुंचने पर देखा कि वही घर था जहां सविता और उसकी माँ रहती थी, लेकिन इस बार घर पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने आवाज़ दी, कोई है? कोई है? जवाब नहीं मिला, लेकिन कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास मुझे हो गया था। मैंने सविता के कमरे का दरवाज़ा खोला। वहाँ कुछ अजीब सी गतिविधियाँ हो रही थी। हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी और पूरा कमरा ठंड की चादर में लपेटा हुआ था। कमरे में चारों ओर अंधेरा फैला था। तभी अचानक दरवाजे के पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तो डर के मारे चौंक गया और जब मुड़ के देखा वहाँ सविता खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें सुनी थी और चेहरे पे अजीब सी मुस्कान थी। मैंने डरते हुए पूछा, सविता तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने धीमी आवाज़ में कहा, वो वापस आ गया है। मैंने पूछा, कौन वापस आ गया है? तभी अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और जोर से हवा चलने लगी। सब कुछ हिलने लगा और दीवारों पर खून बहने लगा। मैंने सविता को पकड़कर बाहर निकला और उसकी माँ को ढूंढने लगा, लेकिन पूरे घर में कहीं भी उसकी माँ नहीं मिली। हम बाहर निकले तो देखा पूरे कमरे के चारों ओर धुंध फैल गई थी। मैंने गाड़ी का इंजन चालू किया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ अवधेश था। उसने कहा, यहाँ से जल्दी निकलो, ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। हम किसी तरह गाड़ी को धक्का देकर बाहर निकले। जब हम पुलिस स्टेशन पहुंचे तो सविता ने हमें एक भयानक सच्चाई बताई। उसने कहा कि उस पुराने खिलौने में एक आत्मा बसी हुई थी जो अब भी उसे सताने के लिए वापस आई है। हमने इस बात को गंभीरता से लिया और शहर के एक अनुभवी तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि उस खिलौने को जलाना काफ़ी नहीं था। हमें आत्मा को पूरी तरह से शांति प्रदान करनी होगी। तांत्रिक ने हमें एक अनुष्ठान करने को कहा। हमने पुराने घर में जाकर अनुष्ठान किया। तांत्रिक ने मंत्र का जाप करते हुए हमें सबको सुनाया और मंत्रों का जाप शुरू किया और सविता को बीच में बैठाकर पूजा की। जैसे जैसे मंत्रों का प्रभाव बढ़ता गया, घर में अजीब घटनाएं घटने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी, दीवारों से खून बहने लगा और हवा में चीख गूंजने लगी। तांत्रिक ने कहा, डरो मत, यहाँ आत्मा की आखिरी कोशिश है। इसे शांत करने के लिए ध्यान मत भटकाना, अपनी आंखें बंद कर लो। और तांत्रिक बातों पर ध्यान हमने केंद्रित किया। धीरे धीरे मंत्रों का जाप जैसे जैसे बढ़ता गया,
चीखें कम होने लगी, खून बहना बंद हो गया और हवा शांत हो गई। फिर कुछ समय के बाद अनुष्ठान समाप्त होते ही तांत्रिक ने कहा, अब आत्मा को शांति मिल चुकी है। उस रात के बाद शहर में कभी भी ऐसी घटना नहीं हुई, लेकिन मेरे दिल में वो रात की घटना हमेशा के लिए बस रही थी। मैंने सीखा कि रात की ड्यूटी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि साहस की परीक्षा भी होती है। अंधेरे में छिपी शक्तियाँ का सामना करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन सही जानकारी और साहस से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। तांत्रिक के अनुष्ठान के कुछ महीनों तक सब कुछ सामान्य था। शहर में किसी भी प्रकार की अजीब घटनाएं नहीं हुई, लेकिन मेरे मन में उस रात की भयानक यादें अब भी जीवित थी। मुझे हमेशा लगता था कि उसकी आत्माएं अब भी हमारे पास है, वो छोड़ के नहीं गई है। एक रात फिर से मेरी ड्यूटी लगी। अवधेश ने मुझे कहा, अविनाश, आज रात फिर से सावधान रहना। मैंने कुछ दिनों से अजीब आवाज़ें सुनी हैं। मैंने उसकी बातों को ध्यान में नहीं दिया और अपनी ड्यूटी करने लग गया। रात के 12 बजे का समय था जब फ़ोन की घंटी फिर से बजी। इस बार फ़ोन पर किसी ने कुछ नहीं कहा, बस एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे किसी ने गहरी सांस ली हो। मैंने फिर फ़ोन रख दिया और सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। रात के 2 बजे करीब पुलिस स्टेशन के बाहर किसी ने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर वही खून के निशान थे। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने उन निशानों का पीछा करना शुरू किया और वो निशान मुझे उसी पुराने मकान की ओर ले गए। मकान के पास पहुंचते ही मुझे वहां की आवाज़ में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी और घर की खिड़कियां भी बंद थी और अंदर से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही मैंने सविता के कमरे का दरवाज़ा खोला, वहां का दृश्य देखकर मैं स्तंभ रह गया। सविता की माँ दीवार पर लटकी हुई थी और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। मैंने तुरंत ही पुलिस स्टेशन को सूचना दी और बाकी टीम को बुला लिया। जब तक वो पहुंचे मैंने घर की तलाशी ली। मुझे सविता का कहीं भी कोई पता नहीं चला। अवधेश और बाकी पुलिसकर्मी पहुंचे और हमने पूरे घर की छानबीन की, लेकिन सविता का कोई सुराग नहीं मिला। रात के 4 बजे जब हम सभी घर के बाहर खड़े थे, तभी अचानक हमें घर के अंदर से फिर आवाज़ सुनाई देने लगी। अवधेश ने कहा, हमें तांत्रिक को फिर से बुलाना होगा। तांत्रिक को फिर से बुलाया गया और उसने फिर से अनुष्ठान किया, लेकिन इस बार आत्मा नहीं और भी ज़्यादा हिंसक प्रतिक्रिया दी। तांत्रिक ने हमें बताया, ये आत्माएं बहुत ताकतवर है, हमें सिर्फ अनुष्ठान से शांति नहीं किया जा सकता, हमें इसके लिए असली कारण खोजना होगा। हमने तांत्रिक के कहने पर पुराने रिकॉर्ड्स खंगाल डाले। हमें पता चला कि वहाँ घर पहले एक पागल खाने के रूप में इस्तेमाल होता था। वहाँ पर कई लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था, पर अत्याचार भी बहुत किए। उनमें से कई लोगों की आत्माएं आज भी इस घर में बसी हुई थी। तांत्रिक ने हमें बताया, हमें उन सारी आत्माओं को शांति दिलाने के लिए उनके नाम और कहानी को जानना होगा, तभी हम उन्हें मुक्त दिला सकते हैं। हमने पुराने रिकॉर्ड से उनके लोगों के नाम निकाले। जब हमने पुराने रिकॉर्ड से उन लोगों के नाम और कहानियाँ की जानकारी मिली, तो तांत्रिक ने एक बड़ा अनुष्ठान आयोजित करने का फैसला किया, जिसमें उन सभी आत्माओं को मुक्ति दिलाने की कोशिश की गई। अनुष्ठान के दौरान हमें कई आवाज़ें, अजीब चीज़ें महसूस हुई। दीवारों पर छाया चलने लगी और हवा में चीख गूंजने लगी और पूरे घर में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। तांत्रिक ने कहा, अब सब मिलकर इन आत्माओं का नाम ले और उन्हें शांति की प्रार्थना करें। हमने तांत्रिक के निर्देश अनुसार उन सभी आत्माओं का नाम लेकर शांति की प्रार्थना की। धीरे धीरे चीखें कम हो गई, दीवारों पर छाया भी गायब हो गई और घर में शांति का एहसास होने लगा। तांत्रिक ने बताया कि अब सभी आत्माओं को शांति मिल चुकी है और वो हमें कभी परेशान नहीं करेगी।
इस घटना के बाद मैंने अपने पुलिस कैरियर में कभी इतनी डरावनी रात नहीं देखी, लेकिन उस रात ने मुझे ये सिखाया कि हर चीज़ का एक कारण होता है और हर समस्या का समाधान भी। हमें बस हिम्मत और सही दिशा में प्रयास करने की ज़रूरत होती है। आज भी जब रात की ड्यूटी पर होता हूँ तो मुझे उस भयानक रात की याद आती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि किसी भी अंधेरे में छिपी शक्ति की समझदारी और साहस से हराया जा सकता है। तांत्रिक के अनुष्ठान और आत्माओं को शांति मिलने के बाद हमारा शहर सामान्य हो गया बाकी शहर के मुकाबले, लेकिन मेरी और अवधेश की जिंदगी में वो रात हमेशा के लिए बदल दी। मेरी और अवधेश की जिंदगी में वो रात सबसे डरावनी थी, जिसने हम दोनों को बदल के रख दिया था। अब हम हर रात ड्यूटी पर कुछ ज़्यादा सतर्क रहने लगे। 1 साल बीत चुका था और सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक रात फिर से कुछ अजीब हुआ। उस रात अवधेश और मैं दोनों ही ड्यूटी पर थे। रात के करीबन 3 बजे पुलिस स्टेशन के फ़ोन पर एक अजीब कॉल आई। इस बार अजब आवाज़ बहुत धीमी और खतरनाक थी। तुमने हमें नहीं छोड़ा, हम फिर से लौट आए हैं। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अवधेश ने कहा, फिर से ये शुरू हो रहा है अविनाश, हमें तुरंत कुछ करना होगा। हमने तांत्रिक को फिर से बुलाया, लेकिन इस बार तांत्रिक ने आने से मना कर दिया। उसने कहा, अब तुम दोनों को खुद ही इन आत्माओं का सामना करना होगा। मेरी मदद अब संभव नहीं है। हमने ये सुनकर अपने हौसले को और मजबूत किया और शहर के पुराने पागल खाने जाने का निर्णय लिया। हमें लगा कि वहीं से इन सब घटनाओं का जड़ हो सकता है। जब हम पागल खाने पहुंचे तो वहां का दृश्य बहुत भयानक था। जर्जर दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां खुली हुई और चारों ओर फैला सन्नाटा। हमने उस पागल खाने के हर कोने की तलाशी ली, लेकिन सब कुछ असामान्य नहीं मिला। तभी अचानक हमें एक बंद कमरे में अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। हमने दरवाज़ा खोला तो देखा एक पुरानी कुर्सी पर एक लड़की बैठी थी। एक पुरानी कुर्सी पर एक लड़की बैठी मैंने देखा, और उसका चेहरा बहुत ही डरावना था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अवधेश ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो लड़की? लड़की ने धीमी आवाज में कहा, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। हम समझ गए कि ये आत्मा वही पुरानी है जिसे अब तक शांति नहीं मिली। हमने तुरंत उस कमरे की तलाशी ली और वहाँ से एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में उन लोगों के नाम और कहानियाँ लिखी थी जिन पर ये अत्याचार हुए थे। डायरी के अंतिम पन्नों पर लिखा था, हमें तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। हम समझ गए कि इन आत्माओं को न्याय चाहिए। हमने उन लोगों के परिवार को खोजा और उनसे इन घटनाओं के बारे में काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त की। सभी परिवार ने मिलकर उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना किया, और प्रार्थना सभा के दौरान हमें कई अजीब आवाज़ें महसूस हुई। हवा में ठंडक बढ़ गई, दीवारों पर भूत के निशान, चलने के निशान दिखने लगे और पूरे घर में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। लेकिन इस बार हम डरे नहीं। लग रहा था हमें पता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। प्रार्थना सभा के अंत में हमने महसूस किया कि एक अजीब सी शांति फैल गई और सभी आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी थी। उस रात के बाद हमने कभी भी उन आत्माओं का सामना नहीं करना पड़ा। अवधेश और मैंने ये सीखा कि न्याय और प्रार्थना से समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। हमें अब पता था कि किसी भी अंधेरे में छिपी शक्ति को समझदारी और साहस से हराया जा सकता है। आज भी हम रात को ड्यूटी पर होते हैं तो हमें उस भयानक रातों की याद आती है, लेकिन अब हम जानते हैं कि हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। हम अपने शहर की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हर मुश्किल का डट का सामना करते हैं। तो दोस्तों, ये थी उस पुलिस ऑफिसर की कहानी जिसने उन आत्माओं को शांति अथवा मुक्ति दिलाई थी। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट भी करना कि आपको कहानी अच्छी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा, बाय बाय, सायोनारा।